आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर 1 कर रहे हैं जिसका नाम है ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स, यानी कि हजारों सालों में हुए बदलाव को हम समझेंगे। तो अगर आप लोगों ने हमारे पिछले वीडियोस को देखा होगा तो आपको पता होगा कि हम अपने एग्जाम के पर्पज से एनसीईआरटी सीरीज को कवर कर रहे हैं। तो क्या आपको पता है कि जो अमीर खुसरो था उसे तूत ई हिंद का टाइटल किसने दिया था? इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर पीएससी या बीपीएससी में पूछे जाते हैं। तो अगर आप एनसीईआरटी से रिलेटेड कोई भी पीएससी या बीपीएससी में आए हुए क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ये जो वर्ल्ड मैप का पार्ट है इसे एक अरब ज्योग्राफर ने बनाया था जिसका नाम था, तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस चैप्टर में देखिए, ये जो पहला फिगर आपको दिख रहा है ये एक मैप का, वर्ल्ड मैप का सेक्शन है जिसमें इंडियन सब कॉन्टिनेंट को दिखाया गया है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कौन कौन से पार्ट आ जाते हैं, तो वो इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया। अल इद्रिशी इन्होंने इसे 12th सेंचुरी में बनाया था। अगर एग्जैक्ट डेट देखें तो 1054 सेंचुरी में इस मैप को इन्होंने बनाया था। इसमें उन्होंने कुछ फेमस जगहों को दिखाया है अरेबिक लैंग्वेज में। कन्नौज को जो यूपी में है उसे उन्होंने कन्नौज लिखा है, और भी कई प्लेसेस को इन्होंने दिखाया है अरेबिक लैंग्वेज में। आगे देखें तो यहाँ पे आपको दूसरा मैप दिख जाएगा, ये भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मैप है। अर्ली 18th सेंचुरी में बनाया गया था। अगर एग्जैक्ट डेट देखें तो 1720 सेंचुरी में इसे बनाया गया था, जो कि फ्रेंच कार्टोग्राफर जिसका नाम था गुलियेमे दे इसले ने बनाया था। इन्होंने इसे एक मैप बुक में डाला जिसका नाम है एटलास नोवियो, जिसमें इन्होंने काफी अच्छे से डिटेल दिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं पूरा कोस्ट लाइन दिखाया है, साथ ही साथ गंगा रिवर को भी इसमें इन्होंने दिखाया। और ये जो किताब है एटलास नोवियो, इसका यूरोपियन सेलर्स और मर्चेंट यूज करते थे समुद्री यात्रा करने के लिए। तो ये जो सेकंड मैप है ये पहले मैप से कम 600 साल बाद बनाया गया था, जो कि काफी मॉडर्न था पहले मैप से। अगर आगे देखें तो यहाँ पे कह रहा है न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज, यानी कि पुराने और नए शब्दों के अर्थ। जैसे कि लैंग्वेज और उनके जो मीनिंग होते हैं वो समय के साथ बदलते जाते हैं। हम लोगों ने 6th चैप्टर में पढ़ा था कि जो दासी जैसे शब्द थे वो कैसे बदल गए। हिस्टोरिकल जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो अलग अलग लैंग्वेज में पाए जाते हैं। जैसे कि अगर एग्जाम्पल में देखें तो जो मिडाइवल पर्सियन है वो आज के पर्सियन से काफी अलग है। जैसे अगर हम एक टर्म को लेते हैं हिंदुस्तान एग्जाम्पल में, तो हिंदुस्तान वर्ड जो था ये पहले किसके द्वारा यूज किया गया, तो इसे यूज किया गया था मिनहाज ई सिराज के द्वारा 13th सेंचुरी में, जो कि हिस्ट्री को पर्सियन लैंग्वेज में लिखा करता था। और इसके अनुसार हिंदुस्तान एक एरिया था पंजाब का, हरियाणा का, और जो गंगा यमुना के बीच के जमीन है उसे ही ये सिर्फ हिंदुस्तान कहता था। इसने साउथ इंडिया को इसमें इंक्लूड नहीं किया था, सिर्फ और सिर्फ जो नॉर्थ वेस्ट रीजन्स हैं इंडिया के उसे ही इसने इंक्लूड किया था। यानी कि जो दिल्ली सल्तनत के अंडर लैंड्स आते थे उसे ही इसने हिंदुस्तान बताया था। तो अगर दिल्ली सल्तनत का लैंड घटता या एक्सटेंड होता, उसी तरह से हिंदुस्तान का भी लैंड घटता और एक्सटेंड होता, क्योंकि इसके नज़र में बस उतना ही हिंदुस्तान था। अब यहाँ पे कह रहा है कि 16th सेंचुरी में बाबर ने भी हिंदुस्तान वर्ड का यूज किया था। जो हिंदुस्तान वर्ड था वो ज्योग्राफिकल, एनिमल और कल्चर के कारण उसने हिंदुस्तान शब्द का यूज किया था। जैसे कि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लोग और उनके कल्चर के लिए उसने हिंदुस्तान जैसे शब्द का यूज किया था। यानी कि किसी जगह पे किसी पार्टिकुलर प्लेस के लोग एक जैसा कल्चर, सोसाइटी और वहाँ के जानवर जो उनके तरफ से अलग थे, तो इस कॉन्टेक्स्ट में उसने यूज किया था बाबर ने। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि 14th सेंचुरी में एक पोएट था जिसका नाम था अमीर खुसरो। अमीर खुसरो एक सूफी संत भी था जो कि कई मुगल एम्पायर के कोर्ट्स में रहा था। अमीर खुसरो को अलाउद्दीन खिलजी ने टाइटल दिया था तूत ई हिंद का, यानी कि भारत का तोता। हिंद यानी कि हिंदुस्तान। तो अमीर खुसरो ने हिंद जैसे शब्द का यूज किया था हमारे इंडिया को डिफाइन करने के लिए। यानी कि हिंदुस्तान वर्ड जो है
वो पॉलिटिकल और नेशनल टर्म से इन्होंने यूज नहीं किया था, इन्होंने बस उसे यूज किया था कल्चर के लिए। जो लोग रहते थे एंशिएंट में वो एक कल्चर के थे, इसलिए इन्होंने उसे, जो हिंद में रहने वाले लोग हैं उन्हें एज अ हिंदुस्तानी कहते थे। तो आज के जो हिस्टोरियंस हैं वर्ड्स को बहुत ही सावधानी से यूज करते हैं क्योंकि उसके कई तरह के अर्थ निकलते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो मानोस्क्रिप्ट हैं वो कॉपी किए जाने लगे धीरे धीरे स्क्राइब्स के द्वारा। स्क्राइब्स यानी कि जो हाथ से लिखते थे लोग, उन्हें स्क्राइब्स कहा जाता है। क्या हुआ कि जब मानोस्क्रिप्ट जो हमारे ओरिजिनल फॉर्म में लिखा हुआ था उसे जब स्क्राइब हाथ से कॉपी करने लगे तो उसमें कई ऐसे शब्द थे जिन्हें वो पढ़ नहीं पाते थे, समझ नहीं पाते थे, तो वो उसमें थोड़ा सा चेंज कर देते थे और ऐसा होते होते पूरे तरीके से चेंज हो गया बहुत से ऐसे शब्द। एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो हम जब अपने किसी फ्रेंड के कॉपी या नोटबुक से कॉपी करते हैं तो उसका अगर कोई वर्ड समझ में नहीं आता है तो हम लोग अपने मन से कुछ लिख देते हैं या फिर उस तरह का डिजाइन बना देते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे हुआ था और इन चेंजेस होने के कारण वो शब्द का जो अर्थ था वो कम्प्लीटली बदल गया और ये धीरे धीरे छोटा छोटा चेंज होते होते ओवर सेंचुरीज, समझ लीजिए कि सेंचुरीज तक ये चेंजेस होते होते बिल्कुल ही अर्थ का अनर्थ हो गया। मतलब बहुत से शब्द बदल गए, कम्प्लीटली उसका मीनिंग बदल गया और वो ओरिजिनल मानोस्क्रिप्ट से बहुत ही अलग हो गया। जैसे कि एग्जाम्पल में देखें, दासी शब्द था उसका अर्थ होता था सहायक हो गया, ठीक है, या फिर भक्त हो गया, डिवोटी वुमेन, या फिर फीमेल अटेंडेंट, ठीक है। लेकिन हम लोग अब के समय में दासी का अर्थ समझते हैं स्लेव। और भी कई एग्जाम्पल हम लोगों ने पढ़ा था, जैसे कि दस्यु हो गए जिन्हें माना जाता था जो एनिमी हैं, जो दूसरे ट्राइब के हैं, विरोधी हैं। लेकिन अब के समय में दस्यु या दास को गुलाम या नौकर कहा जाता है। जैसे मैं यहाँ पे एक और बताया है कि जो फॉरेनर शब्द होता है मिडाइवल पीरियड में, वो लोग होते थे जो दूसरे ट्राइब से होते थे, दूसरे कल्चर से होते थे। उन्हें हिंदी में परदेसी कहा जाता था और पर्शियन में अजनबी कहा जाता था। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि हिस्टोरियन एंड देयर सोर्सेज, तो यहाँ पे बता रहा है जो सोर्सेज हम लोग पढ़ते हैं उसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। जैसे कि इसमें कह रहा है कि जो हिस्टोरियन अलग अलग टाइप्स के सोर्सेज यूज करते हैं उस पीरियड को स्टडी करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए। जैसे कि हम लोगों ने पिछले चैप्टर्स में देखा था गुप्ता डायनेस्टी के बारे में, हर्षवर्धन के बारे में, तो हम लोग इस वाले किताब में 700 से 1750 के बीच के जो घटनाएं हुई हैं उन्हें देखेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि ये जो हिस्टोरियन सोर्सेज लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं, वो इंस्क्रिप्शन से लेते हैं, आर्किटेक्ट से लेते हैं, कॉइन्स से लेते हैं, या फिर टेक्सचुअल रिकॉर्ड से लेते हैं, यानी कि क्रोनिकल्स से लेते हैं। क्रोनिकल्स यानी कि रिकॉर्ड्स। तो यहाँ पे बता रहा है कि 14th सेंचुरी के जो क्रोनिकल्स हैं, रिकॉर्ड्स हैं, जिसे जियाउद्दीन बलबन ने पहली बार लिखा था 1356 में एज अ रिकॉर्ड। दूसरी बार उसने उसी वर्जन को 2 साल बाद लिखा था, जिसमें हिस्टोरियंस पाते हैं कि वो दोनों वर्जन ही काफी अलग हैं। और हिस्टोरियंस इन दोनों वर्जन को कब पाते हैं, तो वो 1960 में ये दोनों वर्जन्स को वो पाते हैं। अब यहाँ पे देखिए दिखा रहा है एक स्क्राइब है इस फिगर में जो कि मानोस्क्रिप्ट का कॉपी लिख रहा है, ठीक है, उसका कॉपी करके लिख रहा है। इस पेंटिंग का जो साइज है वो 10.5 सेंटीमीटर और 7.1 सेंटीमीटर है, जो कि एक मिनिएचर पेंटिंग है, छोटा पेंटिंग है। कभी कभी क्या होता था कि मिनिएचर पेंटिंग मानोस्क्रिप्ट को डेकोरेट करने के लिए उसमें लगाया जाता था, जिससे वो काफी सुंदर दिखता था। तो जब इन सारे चीजों को बाद में कलेक्ट किया गया, जो कलेक्ट करने वाले लोग होते थे वो लोग मानोस्क्रिप्ट को तोड़ देते थे, सिर्फ पेंटिंग्स को बेचते थे क्योंकि वो काफी आकर्षित होता था, जिसके कारण कई मानोस्क्रिप्ट बर्बाद हो गए और उनके सिर्फ मिनिएचर पेंटिंग्स बचे। अब यहाँ पे देखिए दूसरा फिगर जो दिखा रहा है ये डिफरेंट हैंड राइटिंग्स के बारे में बता रहा है। इसमें जो ये लिखा हुआ है ये काफी पढ़ने में कठिन है क्योंकि ये पर्शियन और अरेबिक में लिखा है। इसमें जो लेफ्ट साइड में है ये नस्तालिक स्टाइल है। नस्तालिक स्टाइल जो होता था ये काफी कर्सिव होता था और पढ़ने में आसान होता था।
लेकिन जो यहाँ पे आपको राइट साइड में दिख रहा है ये शिकास्ते स्टाइल है। ये काफी घना होता था, मतलब आप देख सकते हैं कि इन शब्दों के बीच में बिल्कुल स्पेस नहीं है, इस वजह से इन्हें पढ़ना भी बहुत कठिन होता था। तो अगर आगे देखें तो यहाँ पे न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप के बारे में बता रहा है, यानी कि नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। 700 से 1750 साल यानी कि 1000 साल इनके बीच जो हैं उसमें काफ़ी तरह के डेवलपमेंट हुए हैं, अलग अलग वैरायटीज़ के डेवलपमेंट हुए हैं। इस पीरियड में नई नई टेक्नोलॉजीज आई, जैसे कि पर्सियन व्हील आया इरिगेशन के लिए, यहाँ पे फिगर भी दिया हुआ है। साथ ही साथ कुआं से पानी निकालने के लिए मशीन बनाया गया, स्पिनिंग व्हील बनाया गया यानी कि चरखा, कपड़े की बुनाई की जाए। फिर फायर आर्म्स बनाए गए यानी कि बंदूक आदि, जो कि युद्ध कॉम्बैट में यूज किए जाने लगे। नए नए प्रकार के फूड्स आए, बेवरेजेस आए यानी कि पीने वाले पदार्थ आए। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में नए फूड्स जैसे कि पोटैटो हो गए, कॉर्न हो गए, चिल्ली हो गए, टी हो गए, कॉफी हो गए। इससे पहले हम लोग क्या खाते थे एंशिएंट में, तो वो हम लोग खाते थे बाजरा, ठीक है। और ये पीरियड था ग्रेट मोबिलिटी का। ग्रेट मोबिलिटी का अर्थ होता है कि लोग यहाँ से वहाँ पलायन किए बहुत ही अधिक मात्रा में। इस समय पे राजपूत जो थे वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गए थे। राजपूत जो है राजपुत्र शब्द से डिराइव होता है, वहां से निकल के आया। लेकिन 8 से 14th सेंचुरी के बीच में राजपूत का अर्थ होने लगा वॉरियर यानी कि योद्धा। दूसरे शब्द में कहें तो क्षत्रिय। ये एक जाति की तरह उभर गई जिसके अंदर कौन कौन थे, तो रूलर्स हो गए, चीफस्टैन हो गए, सोल्जर्स हो गए, कमांडर्स हो गए। तो आप बेसिकली देख सकते हैं कि जो योद्धा प्रवृत्ति के लोग थे वो राजपूत थे। इनका सबसे बड़ा क्वालिटी यही था कि ये बहुत ही ज्यादा वीर थे, बहुत ही ज्यादा ब्रेव थे, साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा लॉयल थे अपने किंगडम के प्रति, अपने जाति के प्रति, ठीक है, अपने लोगों के प्रति। इनमें वीरता और सम्मान वाला व्यवहार इतना ज्यादा था कि वो पोएट्स और सिंगर के द्वारा काफी ज्यादा तारीफ बटोरते थे। कई सिंगर और पोएट्स ने उनके लिए वीर गाथा गाया है। इससे देख के ही पता लगता है कि वो सोसाइटी के वन ऑफ द पिलर्स थे। और भी कई ग्रुप्स थे, जैसे यहाँ पे बात की गई है मराठा हो गए, सिख हो गए, जाट हो गए, अहोम्स हो गए, कायस्थ हो गए। ये लोग भी उस समय में अवसर पाकर पॉलिटिकल पावर गेन किए। उस समय पे जो जंगल्स थे वो बहुत ही ज्यादा काटे गए, एग्रीकल्चर बढ़ गया, लोग यहाँ से वहाँ माइग्रेट होने लगे, जिससे हैबिटेट में बदलाव आया, उनके लाइफस्टाइल में बदलाव आया। कुछ लोग थे वो एग्रीकल्चर शुरू कर दिए, वो लोग टीलर्स बन गए। टीलर्स यानी कि खेत जोतने वाले किसान। टीलर्स से जो मार्केट था, लोकल सिस्टम था, वो काफी प्रभावित हो जाता है और वो इस लार्ज सोसाइटी के, कॉम्प्लेक्स सोसाइटी के एक पार्ट बन जाते हैं, इकोनॉमी के पार्ट बन जाते हैं। ये टैक्स पे करते थे और जो लॉर्ड्स होते थे यानी कि स्थानीय शासक होते थे उन्हें सर्विस प्रोवाइड कराते थे। और जो कुछ लोग थे उनके पास अच्छा खासा जमीन था, कुछ लोग जानवर पालने लगे, ठीक है, पशु पालने लगे, कुछ लोग आर्टिसियन बन गए। तो जब एग्रीकल्चर खत्म होता है तो लोग जाति में बंटने लगते हैं, रैंक के अनुसार बंटने लगते हैं। जैसे कि वो 2 तरीके से बटे थे। एक तो उनका ऑक्यूपेशन हो गया, जो उनका पेशा था कि वो कौन सा पेशा करते हैं, और एक जो उनका बैकग्राउंड था जिसमें वो कौन से बैकग्राउंड स्किल से आते हैं। इसमें क्या था कि रैंक जो था वो फिक्स नहीं था, परमानेंट नहीं था कुछ। ये पावर और इन्फ्लुएंस या फिर वेल्थ और रिसोर्सेज से घटता बढ़ता था। जैसे कि मान के चलिए कि कोई किसान है, वो खेती वाले ऑक्यूपेशन से आता है तो वो टीलर्स हो गया, उसका वही स्किल है तो वो टीलर्स हो गया, ठीक है। तो अगर मान के चलिए इसके पास काफी ज्यादा वेल्थ आ जाता है तो ये कुछ और भी बन सकता है, जैसे कायस्थ बन सकता है या फिर रूलर बन सकता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ फिक्स रैंक नहीं था। सभी जाति का अपना अपना रूल और रेगुलेशन होता था जिसे वो बुजुर्ग द्वारा सेट करवाते थे, जो उनके ही बीच में बुजुर्ग होते थे। तो एक बुजुर्ग पंचायत बनाया गया था जिसे जाति पंचायत कहा गया। अब अगर आगे देखें तो यहाँ पे कह रहा है रीजन एंड एम्पायर, यानी कि क्षेत्र और साम्राज्य। जैसे कि चोला हो गए, तुगलक हो गए, मुगल्स हो गए, ये कई क्षेत्रों तक फैले हुए थे। एक संस्कृत प्रशस्ति में एक्सप्लेन किया गया था कि जो गियासुद्दीन बलबन था
उसका बहुत ही विशाल साम्राज्य था, जो कि बंगाल ईस्ट से लेके वेस्ट में अफगानिस्तान गजनी हो गया और साउथ में द्रविड़ा तक फैला हुआ था। साथ ही यह कहा जाता है कि जो लोग थे बंगाल, आंध्र प्रदेश, केरला और कर्नाटका, महाराष्ट्र और गुजरात के, वो भाग गए थे बलबन के आर्मी से डरकर। इस बात को हिस्टोरियंस यह मानते हैं कि ये बढ़ा चढ़ाकर बात की गई है डर बनाने के लिए। ये जो मैप आपको दिख रहा है, मैप 3, इसमें दिल्ली सल्तनत के प्रोविंसेस दिखाए गए हैं मोहम्मद तुगलक के रेन में, जो कि इजिप्टियन सोर्स से उठाया गया था। इस डॉक्यूमेंट का नाम है मसालिक अल अबसर फी ममालिक अल अमसर। जिसे लिखने वाला व्यक्ति था उसका नाम है शिहाबुद्दीन उमारी। अब अगर आगे देखें तो यहाँ पे बता रहा है लैंग्वेज एंड रीजन। 1318 में एक पोएट था जिसका नाम है अमीर खुसरो, जो कि इंडिया के बारे में लिखता है कि इस देश में हर क्षेत्र में अलग भाषा बोली जाती थी, जैसे कि सिंध हो गया, लाहौरी हो गया, कश्मीरी हो गया, द्वार समुद्री हो गया जो कि कर्नाटका में बोला जाता था, साउथ कर्नाटका में, तेलंगानी हो गया जो कि आंध्र प्रदेश में बोला जाता था, गुजारी इन गुजरात, मबारी इन तमिलनाडु और गौरी इन बंगाल और अवधी इन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश और हिंदवी इन दिल्ली के आसपास। और उसने लिखा है कि इनके विपरीत सबसे पुरानी भाषा भी थी जो कि संस्कृत थी। इसे साधारण लोग नहीं जानते थे बल्कि ब्राह्मण्स जानते थे। हम लोगों ने 6th क्लास में भी पढ़ा था कि जो कॉमन पीपल थे वो संस्कृत नहीं पढ़ पाते थे क्योंकि वो थोड़ा कठिन था, पाली समझते थे सबसे ज्यादा। अब अगर आगे देखें तो यहाँ पे कह रहा है ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स। तो इसमें बता रहा है कि 700 सेंचुरी में इंडिया अपना लैंग्वेज, अपना कल्चर, अपने अलग अलग रीजन्स के अनुसार भौगोलिक पहचान में बना लिया था। जब सोसाइटी बदला तो उनके अनुसार जो रिलीजियस बिलीफ थे वो भी बदल गए। जैसे कि हिंदुइज्म में क्या हुआ कि नए नए टेम्पल्स बने, ब्राह्मण्स और ज्यादा सम्मान पाने लगे सोसाइटी में क्योंकि उनका संस्कृत में काफी ज्यादा नॉलेज था। भक्ति मूवमेंट चला और कई न्यू रिलीजन्स आए जैसे कि इस्लाम हो गया, जो कि मर्चेंट और माइग्रेंट द्वारा लाए गए थे जो कुरान पढ़ाते थे, ठीक है, मुस्लिम के द्वारा। इस्लाम में 2 तरह के मुस्लिम होते हैं, एक तो हो गया शिया और एक हो गया सुन्नी। तो शिया मुस्लिम होते हैं वो अली को अपना लीडर मानते हैं, अली में बिलीव करते हैं। सुन्नी जो होते हैं वो खलीफाज में बिलीव करते हैं, उन्हें अपना लीडर मानते हैं। और कई तरह के अलग अलग प्रकार के स्कूल भी थे, जैसे कि इंडिया में 2 तरह के इस्लामिक स्कूल थे जिसका नाम है हानाफी और शाफी। यहाँ पे कह रहा है थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स। तो इसमें कह रहा है कि जो समय है वो सिर्फ समय नहीं बताता बल्कि वो यह भी बताता है कि कैसे किसी सोसाइटी में, किसी इकोनॉमी में चेंजेस आया, जैसे वहाँ का आइडिया कैसे बदला, बिलीफ कैसे बदला, यानी कि पूरे तरीके से ट्रांसफॉर्म कैसे हुआ। तो हिस्ट्री को पढ़ने के लिए हम लोग उसका पास्ट को डिवाइड कर देते हैं। ब्रिटिशर्स ने हिस्ट्री को पढ़ने के लिए मिडिल ऑफ द 19th में इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में बांट दिया, जैसे कि हिंदू हो गया, हिंदू हिस्ट्री पीरियड, मुस्लिम हिस्ट्री पीरियड और ब्रिटिश हिस्ट्री पीरियड। इन्होंने उसे एज पर उनके रूलर के रिलीजन से बांटा था। आज के जो हिस्टोरियंस हैं वो इकोनॉमी और सोसाइटी को भी इम्पोर्टेंस देते हैं, जैसे कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था हंटर गैदरर्स के बारे में, अर्ली एम्पायर्स के बारे में, और जो लोग शहर में रहते थे, गांव में रहते थे, किस तरह से रहते थे उनके बारे में। तो हम लोग इस वाले किताब में मिडाइवल के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि जो 16th से 18th सेंचुरी था वो कितना ज्यादा अलग था 8 से 11 सेंचुरी से, और कितने सारे चीजें इसमें बदल गई। तो ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो एक बार हम लोग इसका समरी कर लेंगे। हम लोगों ने इस चैप्टर में देखा कि कैसे मैप 1 में, जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पार्ट बनाया गया था, जिसे बनाने वाला का नाम था अल अदरिशी, जो कि अरेबिक ज्योग्राफर था। उसके बाद हम लोगों ने मैप 2 में देखा जो एक किताब से लिया गया था, एटलास नोवियो, जिस मैप को बनाने वाले का नाम था गुलमेई दे इसले, जो कि एक फ्रेंची था जिसने 18th सेंचुरी में से बनाया था। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे देखा न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजी, जिसमें हम लोगों ने देखा कि हिंदुस्तान वर्ड का यूज
यूज मिन्हाज सिराज ने किया था, साथ ही साथ बाबर ने भी किया था। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि हिंद शब्द का यूज अमीर खुसरो ने भी किया था, जो कि सूफी संत पोएट था। उसके बाद हम लोगों ने देखा हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज, कि वो सोर्सेज कहाँ से पाते हैं। वो इंस्क्रिप्शन हो गया, कॉइन्स हो गया, आर्किटेक्ट हो गया, ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा कि कैसे मानूस्क्रिप्ट बदलते बदलते उसका पूरा मीनिंग चेंज हो गया, क्योंकि जो स्क्राइब्स थे वो नहीं समझ पाते थे, तो वो कुछ अलग तरीके का लिख देते थे। उसके बाद हम लोगों ने मानूस्क्रिप्ट के एक मिनिएचर को देखा। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे देखा 2 टाइप्स के डिफरेंट हैंड राइटिंग, जिसमें लेफ्ट वाले में हम लोगों ने देखा जो नास्तलिक स्टाइल में लिखा था, जो पढ़ने में आसान होता है, कर्सिव होता है, और राइट में जो लिखा है वो सिखास्ते स्टाइल में है, जिसे पढ़ने में कठिन होता है। उसके बाद आगे हम लोगों ने यहाँ पे देखा न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप, जिसमें हम लोगों ने पाया कि कैसे अलग अलग जातीज बने, अलग अलग ऑक्यूपेशन और स्किल और बैकग्राउंड से लोग जाति में बट गए। फिर हम लोगों ने कई टेक्नोलॉजीज को देखा, जिसमें यहाँ पे पर्सियन व्हील का फिगर दिया हुआ है, साथ ही साथ किस प्रकार से लोग एग्रीकल्चर से हट के अलग अलग स्किल्स को करने लगे। उसके बाद हम लोगों ने रीजन्स एंड एम्पायर देखा, इसमें बताया गया गयासुद्दीन बलबन के बारे में कि वो बंगाल से अफगानिस्तान और द्राविड़ा तक रूल करता था। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि ये जो पिक्चर है ये दिल्ली सल्तनत के प्रोविंसेस को दर्शा रहा है, जो कि इजिप्टियन सोर्स जिसका नाम है मसालिक अल अबसर फी ममालिक अल अमसर, जिसे लिखने वाले का नाम है शिहाबुद्दीन उमारी। उसके बाद हम लोगों ने आगे देखा कैसे अमीर खुसरो ने 1318 के जो पोएट थे, जिन्होंने हिंदुस्तान के बारे में लिखा कि किस प्रकार से वहाँ पे अलग अलग लैंग्वेजेस बोले जाते थे और अलग अलग क्षेत्र में लोग रहते थे। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे देखा ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स, जिसमें रीजन्स के अकॉर्डिंग रिलीजियन बिलीफ चेंजेस होने लगे भारत में, और किस प्रकार से जो इस्लामिक मर्चेंट्स थे वो कुरान आकर के पढ़ाने लगे भारत में, और कैसे मुस्लिम के 2 टाइप्स के लोग होते हैं मुस्लिम में, जो कि सिया मुस्लिम होते हैं और एक सुन्नी मुस्लिम होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स के बारे में देखा आखिर में। इसमें हम लोगों ने देखा कि ब्रिटिश ने हिस्ट्री ऑफ इंडिया को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। और आखिर में इस चैप्टर में ही बता रहा है कि आगे भी हम लोग अभी मिडाइवल और मॉडर्न के बारे में देखेंगे। तो यहीं पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।